दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रोग्राम देश डायरी में। मैं ऋतु शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों के साथ। आइए जानते हैं कौन कौन सी सूचनाएं और जानकारियां रही सुर्खियों में। आज हम बात करेंगे कि क्यों राजस्थान में चने की बुआई के रकबे में कमी आई है। जानेंगे कि क्या बदलाव किए गए हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में। बताएंगे दिल्ली विकास प्राधिकरण की नई आवासीय योजना के बारे में। समझेंगे कि कौन ले सकेगा अब उज्जवल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना का लाभ। साथ ही बताएंगे गूगल के नए स्मार्ट बैंड के बारे में। उत्तर प्रदेश में खेती के लिए अलग से बिजली फीडर की व्यवस्था करने के लिए प्रदेश सरकार ने पहले ही राज्य के 5 जिलों में एक नई योजना पायलट तौर पर लागू कर रखी थी। उसकी सफलता को देखते हुए प्रदेश सरकार अब पूरे प्रदेश में बिजली फीडर की व्यवस्था शुरू करने वाली है। बिजली कटौती की मार झेल रहे उत्तर प्रदेश के ग्रामीण अंचल के लिए सरकार नई योजना बना रही है। पावर कॉर्पोरेशन अब देहात में कृषि कार्य और घरेलू बिजली के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अलग फीडर स्थापित करेगा। हर ग्राम पंचायतों के लिए एक फीडर की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में पहले ही लागू किया जा चुका है। जल्द ही इसे प्रदेश भर में लागू कर दिया जाएगा। जिस तरह से शहरी इलाकों में औद्योगिक फीडरों के जरिए फैक्ट्रियों और औद्योगिक इकाइयों को लाइट मिलती है, उसी तरह कृषि फीडर से भी सिर्फ खेती के लिए लाइट मिलेगी। गंगा में अब प्लास्टिक की पॉलिथीन नहीं दिखाई देगी। जी हां, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गोमुख से लेकर हरिद्वार तक गंगा में कहीं भी प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। ये बैन 1 फरवरी से लागू होने जा रहा है। गंगा में अब प्लास्टिक डालना बंद होने जा रहा है। गंगा में होटल, आश्रम और धर्मशाला से गंदा पानी सीधे डाला जाता है, लेकिन अब से बगैर ट्रीटमेंट गंगा में किसी भी तरह का पानी नहीं डाला जाएगा। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे 5,000 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना देना पड़ेगा। सभी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। इसके साथ ही एनजीटी ने निर्देश दिए हैं कि ऋषिकेश के आसपास किसी भी तरह के कैंप नहीं लगाए जाएंगे। साथ ही अस्पतालों को भी एनजीटी ने आदेश दिए हैं। इसके अनुसार अगर नदी किनारे बने अस्पताल गंगा में प्रदूषण करते पाए जाएंगे तो उन पर 20,000 तक का जुर्माना लगेगा। इस मॉनसून सीजन कम बारिश की वजह से मिट्टी की नमी कम हो गई है, जिसके कारण राजस्थान में चने की बुआई का रकबा अभी तक पिछले साल के मुकाबले आधे अनुमान तक ही हो पाया है। मॉनसून सीजन में कम बारिश और इस वजह से मिट्टी में कम नमी होने के कारण इस साल राजस्थान में चने की बुआई पिछले साल से करीब आधी हो पाई है। राज्य के व्यापारियों का कहना है कि चने की बुआई का समय लगभग निकल चुका है। अगर आने वाले 5 से 10 दिन में प्रदेश में बारिश होती है तो चने का रकबा कुछ बढ़ सकता है, अन्यथा अब आगे बुआई नहीं होगी। कम बुआई के चलते अगले वर्ष चने का उत्पादन भी आधे से कम रह जाएगा। राजस्थान देश का सबसे बड़ा चना उत्पादक राज्य है। राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में चने का उत्पादन होता है। कम रकबे को देखते हुए अगले वर्ष चने का उत्पादन घटकर आधा रहने के आसार हैं और देश में दलहनों की उपलब्धता की स्थिति बिगड़ सकती है। कपास किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। कपास किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिले, इसके लिए सरकार ने महाराष्ट्र में प्रायोगिक योजना की शुरुआत की है। कपास किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए डायरेक्ट पेमेंट डिफिशिएंसी सिस्टम के तहत प्रायोगिक परियोजना महाराष्ट्र में शुरू की गई है। इस प्रणाली के तहत अगर बाजार मूल्य समर्थन मूल्य से नीचे आ जाता है तो किसानों को एमएसपी और बाजार मूल्य के बीच अंतर की राशि का भुगतान सीधे किसानों को किया जाता है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने इसकी जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार का कपास किसानों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना पेश करने का कार्यक्रम भी है। रेजिडेंस सर्टिफिकेट चंडीगढ़ के लोगों को अब ऑनलाइन ही मिल सकता है। प्रशासन ने अब ये सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। चंडीगढ़ में रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनाने के लिए लोगों को सरकारी दफ्तर के काफी चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। प्रशासन ने अब ये सारा सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। इसके लिए प्रशासन ऑनलाइन सर्टिफिकेट अब संपर्क सेंटरों में ही इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करवा रहा है। सर्टिफिकेट के साइन भी डिजिटल होंगे और वेरिफिकेशन भी डिजिटल होगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है
कि इस रेजिडेंट सर्टिफिकेट को अफसर भी इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही साइन करेंगे। जब लोगों का सर्टिफिकेट तैयार हो जाएगा तो उनको SMS के जरिए इसकी जानकारी मिल जाएगी, जिसके बाद वो किसी भी संपर्क सेंटर में जाकर रेजिडेंट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। हरियाणा में अब सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। हरियाणा सरकार ने कुछ समय पहले इसकी बात कही थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी सहमति दे दी है। महीनों से पंचायत चुनाव पर फंसे कानूनी पेंच खत्म होने का इंतजार कर रहे हरियाणा के लोगों को आखिरकार राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि हरियाणा पंचायत चुनाव सिर्फ साक्षर उम्मीदवार ही लड़ सकेंगे। फैसला हरियाणा सरकार के हक में आया है। हरियाणा सरकार ने बीते बजट सत्र में पंचायत संशोधन एक्ट 2015 में पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए 8वीं व 10वीं की योग्यता तय करने के साथ ही कई और नए नियम तय किए थे। सरकार के नए एक्ट के तहत चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हो गई थी, लेकिन पहले चरण की नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रदेश के कुछ सामाजिक संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर की थी, जहां कोर्ट में कई दिनों तक मामले की सुनवाई चली और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की थी। पंजाब सरकार के बिजली सुधारों को झटका देते हुए केंद्र सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना स्कीम के प्रोजेक्ट की राशि में 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कटौती कर दी है। केंद्र सरकार पंजाब को इस योजना के लिए अब 252 करोड़ रुपए की राशि ही देगी। पंजाब सरकार को जोरदार झटका देते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना DDU-GJY स्कीम के अंतर्गत पंजाब के लिए प्रोजेक्ट राशि 980 करोड़ देने की बजाय सिर्फ 252 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने केंद्रीय बिजली मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर सार्वजनिक तौर पर इस योजना के अंतर्गत बड़ी राशि मिलने का दावा किया था, परंतु जब प्रोजेक्ट मंजूरी तक पहुंचा तो केंद्र ने ये राशि घटाकर 252 करोड़ रुपए कर दी है। पहले ये ऐलान किया गया था कि 980 करोड़ की राशि में से 60% केंद्रीय ग्रांट होगी, 10% राज्य सरकार का योगदान होगा, जबकि 30% राशि भारत सरकार की तरफ से कम दरों पर दिया कर्ज होगा। परंतु राशि में कटौती के साथ पंजाब को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने देश में धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। कैग के मुताबिक 40,564 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है देश डायरी में। देश भर में सभी फसलों पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का दर तय करती है, जो किसानों के खातों में जाता है। लेकिन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने देश में धान की सरकारी खरीद पर 40,000 करोड़ की गड़बड़ी पाई है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग ने देश में धान की सरकारी खरीद और मिलिंग में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। कैग के मुताबिक 40,564 करोड़ रुपए की अनियमितताएं सामने आई हैं। इन गड़बड़ियों की वजह से सरकार के खाद्य सब्सिडी खर्च में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही कैग ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खातों में करने की सिफारिश की है। भारतीय खाद्य निगम राज्य की एजेंसियों की मदद से किसानों से धान खरीदता है और सरकारी या निजी मिलों से मिलिंग कराकर चावल वापस लेता है, लेकिन उससे निकलने वाले बाय प्रोडक्ट का फायदा मिल मालिक उठाते हैं। धान खरीद की सरकारी प्रणाली राइस मिलों के अनुचित लाभ का जरिया बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में 17,995 करोड़ रुपए के भुगतान के बारे में कोई भरोसा नहीं है कि किसानों को उनकी उपज का पूरा न्यूनतम समर्थन मूल्य मिला हो। भुगतान पाने वाले किसानों के नाम, पते, पहचान और बैंक खातों के बारे में पुख्ता जानकारी भी नहीं है। किसानों का खेती में मुनाफा बढ़ाने के लिए पंजाब सरकार कृषि विविधीकरण योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में सब्जी क्लस्टर बनाने वाली है। कृषि विविधीकरण योजना के अंतर्गत किसानों का मुनाफा बढ़ाने के लिए पंजाब के प्रत्येक जिले में सब्जी क्लस्टर बनाए जाएंगे और इसके लिए प्रत्येक जिले में 10-10 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि आरक्षित किए जाने के आदेश दिए गए हैं। पंजाब सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुरेश कुमार ने इंडो इजराइल परियोजना के तहत करतारपुर में स्थापित किए गए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दौरा कर पॉली हाउस इकाइयों में सब्जियों की सुरक्षित खेती का जायजा लिया। किसानों की मुश्किलें संबंधी विचार विमर्श करने हेतु उन्होंने केंद्र के अधिकारियों के साथ बैठक भी की।
अभी तक सब लोग अपने रहने के लिए जो भी घर बनाते हैं उसे अपनी मर्जी और अपनी पसंद की जगह पर ही बनाते हैं। कुछ इसी तरह ही अब दिल्ली विकास प्राधिकरण भी अपनी नई आवासीय योजनाओं के तहत जनता की पसंद पूछकर ही घर बनाने वाली है। नए फ्लैट बनाने से पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA लोगों की पसंद पूछेगा। बड़े स्तर पर रायशुमारी करने के बाद प्राधिकरण अपनी नई आवासीय योजनाओं का खाका तैयार करने वाला है, जिसके तहत लोगों से पूछा जाएगा कि वो किस तरह का घर चाहते हैं। साथ ही लोगों के सुझाव पर गंभीरता से विचार भी किया जाएगा। प्राधिकरण की मंजूरी के बाद इसे शुरू किया जाएगा। रायशुमारी की प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से की जा सकती है। DDA ने ये फैसला 2014 की आवासीय योजना में बड़े पैमाने पर फ्लैटों की वापसी के बाद लिया है। रोज सुबह आप जिस चाय या कॉफी की चुस्कियां लेते हैं और नाश्ते में जो बिस्किट खाते हैं उस पर भी वस्तु एवं सेवा कर GST लागू हो सकता है, लेकिन बिहार में सत्तू और केरल में नारियल तेल इस कर से बाहर रह सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्रालय और राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति GST के तहत छूट वाली वस्तुओं की साझा सूची तैयार हो गई है। उसमें चाय, कॉफी, बिस्किट के साथ दवाओं पर भी वस्तु एवं सेवा कर लागू हो सकता है। केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क से छूट वाली जो सूची तैयार की है उसमें अभी तकरीबन 300 वस्तुएं शामिल हैं, लेकिन उन्हें घटाकर 90 कर दिया जाएगा। ये 90 वस्तुएं राज्यों की उन सूचियों में शामिल है जिन पर वैट नहीं लगाया जाएगा। इस तरह सभी राज्यों में GST से छूट वाली वस्तुएं एक समान हो जाएंगी। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि हम छूट वाली सूची के मसौदे को अंतिम रूप दे रहे हैं। इनमें फल, ताजी सब्जियां, नमक, गेहूं, चावल और खादी शामिल है। बेमिसाल मोहब्बत की यादगार इमारत ताजमहल के साए में आयोजित होने वाले ताज महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसका आयोजन 18 फरवरी 2016 से किया जाएगा, जो कि 10 दिन के लिए आयोजित रहेगा। ताज महोत्सव की 25वीं वर्षगांठ आगरा में धूमधाम से मनाए जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 10 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगीतकार और कलाकार भाग लेंगे। महोत्सव का आयोजन आगामी 18 फरवरी से प्रस्तावित है। महोत्सव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी आमंत्रित किया गया है। महोत्सव में शिल्पकला और संस्कृति की अनूठी झलक दिखाई देगी। इसमें कई फिल्मी कलाकार भी भाग ले सकते हैं। देश की बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए बिजली मंत्रालय की लॉन्च की गई उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना का लाभ अब आंध्र प्रदेश के साथ ही झारखंड और राजस्थान को भी मिलने वाला है। बिजली मंत्रालय की उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय में आंध्र प्रदेश और झारखंड के बाद अब राजस्थान भी शामिल हो गया है। योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश में सबसे पहले हुई है। इसके बाद झारखंड और फिर राजस्थान इसमें शामिल होने वाला दूसरा और तीसरा राज्य बन गए हैं। इस योजना का उद्देश्य ऋण के बोझ तले दबी बिजली वितरण कंपनियों का पुनरुद्धार करना है। इस बात की जानकारी देते हुए बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को बधाई भी दी है। दवाइयां महंगी मिलने का कारण है कि उनके प्रचार पर ट्रेडर्स और रिटेलर्स को भारी भरकम मार्जिन दिया जाता है, जिसे अब आने वाले समय में फार्मा कंपनी खत्म करने वाली है, जिसके चलते जल्द ही दवाइयां भी सस्ती हो सकती हैं। ट्रेडर्स और रिटेलर्स को भारी भरकम मार्जिन पर मिलने वाली दवाइयों पर फार्मा कंपनी जल्द ही रोक लगाएगी। इसके ऊपर रोक लगाने के लिए सरकार मार्जिन पर कैंपेन चलाएगी, जिसके पश्चात कोई भी कंपनी दवा को प्रमोट करने के लिए ज्यादा मार्जिन का लालच नहीं दे सकेगी। अभी कई दवाओं पर 1000 से 3000% का मार्जिन लगता है। इसके अतिरिक्त सरकार डायबिटीज, HIV, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के लिए मिलने वाली महंगी दवाइयों की कीमतें भी कम करने जा रही है। फार्मा कंपनियों की तरफ से ट्रेडर्स और रिटेलर्स को दी जाने वाली भारी भरकम मार्जिन पर बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फार्मा विभाग को सौंप दी है। क्या है गूगल का नया स्मार्ट बैंड, बताएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। दिल्ली सरकार अब ये योजना बना रही है कि नए साल के पहले ही दिन चालक तकरार में ना फंसे। इसके लिए सरकार पहले उन्हें समझाएगी, चेताएगी और फिर जुर्माना लगाएगी। इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार जल्द वाहन अधिनियम में संशोधन करेगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है देश डायरी में।
भले ही देश में लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार कई तरह के कदम उठाती रही है, लेकिन सेहत के प्रति सचेत करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बताया है कि देश की 6.5% आबादी मानसिक रोग की शिकार है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के मुताबिक देश की 6.5% आबादी सामान्य या फिर गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने राज्यसभा में नेशनल कमीशन ऑन मैक्रो इकोनॉमिक एंड हेल्थ के हवाले से बताया कि साल 2005 में 1 से 2% आबादी शिज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी गंभीर मानसिक बीमारियों की चपेट में थी। वहीं करीब 5% लोगों को तनाव और बेचैनी जैसी शिकायत भी रहती है। आने वाले नए साल में 42 देशों में तमाम क्षेत्रों से जुड़ी कई नई नौकरियां का आगाज होने वाला है, लेकिन इन सभी देशों में नई नौकरियां देने में भारत सबसे अव्वल रहेगा। भारत अगले साल यानी कि 2016 के शुरुआती 3 महीनों में नई नौकरियों को लेकर दुनिया के 42 देशों में सबसे ज्यादा आशाजनक देश रहेगा। ये बात रिसर्च फर्म मैन पावर के तिमाही एम्प्लॉयमेंट आउटलुक सर्वे में कही गई है। सर्वे में कहा गया है कि भर्तियों के प्रति नियोक्ताओं की धारणा सकारात्मक बनी हुई है। नियुक्तियों के लिहाज से सबसे ज्यादा सकारात्मक माहौल ट्रांसपोर्ट, थोक और खुदरा बिक्री, वित्त, बीमा, रियल एस्टेट, लोक प्रशासन और शिक्षा के क्षेत्र में रहेगा। भारतीय नियोक्ताओं की ओर से जनवरी से मार्च की अवधि में भर्तियों में अच्छी रफ्तार देखने को मिल सकती है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण निजी वाहनों का बढ़ता उपयोग है। ऐसे में प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार एक नई योजना बना रही है, जिसके तहत लोग अपने निजी वाहन महीने में सिर्फ 15 दिन ही चला सकेंगे। जलवायु के स्तर को सुधारने और प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार आने वाले साल में निजी वाहनों को चलाने के लिए एक नई योजना बनाने पर विचार कर रही है। इस योजना को हाई कोर्ट ने भी मंजूरी दे दी है, जिसके तहत दिल्ली में वाहनों के सम विषम नंबर के हिसाब से उन्हें महीने की सम विषम तारीखों के दिन ही चलाया जाएगा। इस योजना में 2 पहिया वाहनों और सार्वजनिक वाहनों को नहीं रखा गया है। वाहनों के जो नंबर है उसके आखिरी नंबर के हिसाब से सम विषम रखा गया है। ये नियम आम जनता से लेकर सरकारी अफसरों और मंत्रियों के निजी वाहनों पर भी लागू रहेगा। फिलहाल दिल्ली सरकार इस योजना को अभी ट्रायल के तौर पर 1 जनवरी 2016 से 15 जनवरी 2016 तक के लिए लागू कर रही है। अगर सरकार की योजना सफल होती है तो इसे लागू किया जा सकता है। अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की परीक्षा कॉपियों की जांच में कई बार गड़बड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में कई बार बच्चों के अच्छे नंबर होने के बाद भी वो परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इन्हीं गड़बड़ियों को रोकने के लिए काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने डिजिटल पेन की तकनीक का इस्तेमाल करने का मन बनाया है। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन CISCE ने कॉपियों की जांच में LICR लाइव इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन तकनीक अपनाने का फैसला किया है, यानी अब कॉपियां डिजिटल पेन से जांची जाएंगी। अगले साल 2016 में 10वीं और 12वीं की परीक्षा की कॉपियों की जांच में इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। CISCE के सचिव के मुताबिक नई तकनीक से कॉपियों की जांच में समय तो कम लगेगा ही और साथ ही गलतियां भी नहीं होंगी। इस तकनीक के इस्तेमाल के लिए उत्तर पुस्तिकाओं का पहला पन्ना भी नई तरीके से बनाया जाएगा। उस पर सभी जवाबों के अलग अलग अंक दर्ज करने के लिए खाने बनाए जाएंगे। अभी तक खून जांचने की प्रक्रिया में इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही खून के नमूने की जांच आने में घंटे भर से लेकर 1 दिन का भी समय लग जाता है, लेकिन आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया बेहद ही आसान और सरल होने वाली है। साथ ही कुछ मिनटों में ही खून के जांच का नमूना भी मिल जाएगा। गूगल ऐसा स्मार्ट बैंड लेकर आ रहा है जिसे कलाई में पहनते ही आपके खून की जांच हो जाएगी। गूगल ने इस तकनीक के पेटेंट के लिए आवेदन किया है। अभी खून का नमूना लेने के लिए इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है, जबकि इस बैंड के पहनते ही आपके खून का नमूना इसमें पहुंच जाएगा और फटाफट जांच पूरी हो जाएगी। गूगल इस तकनीक को विकसित करने में लगा हुआ है। ये स्मार्ट उपकरण एक बैंड या फिर हाथ में पकड़ने वाले यंत्र जैसा हो सकता है। दावा है कि खून जांचने की मौजूदा प्रक्रिया के मुकाबले नई तकनीक काफी तेज और सरल भी होगी।
आजकल आए दिन सड़कों पर हादसों की तादाद बढ़ती जा रही है। इस पर काबू पाने के लिए सरकार एक नई योजना बना रही है। इसमें पहले सरकार समझाएगी, चेताएगी और फिर जुर्माना लगाएगी। दिल्ली सरकार अब ये योजना बना रही है कि नए साल के पहले ही दिन चालक तकरार में ना फंसे। इसके लिए सरकार पहले उन्हें समझाएगी, चेताएगी और फिर जुर्माना लगाएगी। इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार जल्द वाहन अधिनियम में संशोधन करेगी। इसके लिए पंजीकरण अधिनियम में भी प्रावधान करने की तैयारी है। पहला पक्ष इस ओर ध्यान देने का होगा कि लोगों को समझाया जाए, चेतावनी के माध्यम से इस ओर आने के लिए कहा जाए, अन्यथा जुर्माना ही एकमात्र रास्ता होगा। इसमें महिला ड्राइवर को प्रोत्साहित करने की भी योजना है। अब तक इस व्यवस्था को इस योजना का हिस्सा नहीं माना जा रहा था, किंतु अब इसे दिल्ली सरकार के ब्लूप्रिंट का हिस्सा बनाया जाएगा। इसके लिए जगह जगह LED स्क्रीन भी लगाई जाएंगी। कुछ लोग घर की सुरक्षा के लिए तो कुछ अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने घरों में जानवर पालते हैं। लेकिन अगर आपको गहरी नींद में सोना पसंद है तो अपने पालतू जानवर या फिर बिल्ली को अपने साथ सुलाएं। अगर आप रात में बार बार नींद टूटने से परेशान हैं, तो बिस्तर पर अपने साथ पालतू जानवरों जैसे कुत्ता, बिल्ली को सुलाना फायदेमंद साबित होगा। एरिजोना के स्कॉट्सडेल में मायो क्लिनिक स्थित सेंटर फॉर स्लीप मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने एक नए अध्ययन के अनुसार ये दावा किया है कि पालतू जानवरों के साथ सोने से नींद गहरी आती है। शोधकर्ताओं ने 150 लोगों पर उनकी सोने की आदतों और उनके पालतू जानवरों के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें पाया है कि जो लोग अपने पालतू कुत्ते या बिल्ली के साथ सोते हैं वो खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। तो दोस्तों, आज की देश डायरी में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी और सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्ते।